Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 दिसंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सिंगापुर को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर ना आपको 3 अलग अलग पेयर्स यानी 3 जोड़े बनाकर दिए गए हैं। बताना यह है कि इनमें से कौन सा पेयर या कौन से पेयर्स सही हैं। पहला पेयर यहाँ पर बोलता है जो बिल टू एक्सपेरिमेंट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। दूसरा पेयर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट यानी तीसरा पेयर जो है वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो क्रिस्पर जो है ना, क्या ये Cas9 पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये 3 आपको यहाँ पर पेयर दिए गए। इन पेयर के बेसिस पर नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है पहला और तीसरा पेयर सही है, ऑप्शन बी दूसरा पेयर सही है, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा पेयर सही है, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों पेयर्स सही हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और जो आज का थंबनेल वाला आर्टिकल है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास में एक आर्टिकल न्यूज़ में है, जब उसको हम कवर कर रहे होंगे तो ठीक है ना। उससे पहले फ्रंट पेज पर आपको एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। तो आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इसरो का 1994 का एक जासूसी कांड पढ़ाया था, जिसको हम लोग स्पाई केस के नाम से भी जानते हैं। अभी जो जासूसी कांड है ना, इसकी वजह से जो इसरो है वो कई साल पीछे चला गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे थे, उसको हम डेवलप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसरो काफ़ी पीछे चला गया। नहीं तो हम लोग और इंपॉर्टेंट मिशंस कंडक्ट ऑलरेडी कर चुके होते। तो वो जो पूरा केस था इसरो का वो क्या है, हम लोग अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये जो केस है ना, ये बेसिकली नंबी नारायण जी से रिलेटेड है। अब ये नंबी नारायण जी कौन है? नंबी नारायण जी बेसिकली इसरो के ही एक्स साइंटिस्ट हैं। उस समय पर जिस प्रोजेक्ट को हम लोग डेवलप कर रहे थे उसका नाम था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे नंबी नारायण जी। लेकिन हुआ क्या, उस टेक्नोलॉजी को हम बना नहीं पाए। हालांकि मतलब हम पहले परचेज़ कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से, लेकिन उन कंट्रीज से परचेज़ नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो गई। अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है ना, तो अमेरिका की वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। देन उसके बाद में हमने खुद से काम कर खुद से मेहनत करके हमारे साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को खुद से बनाया। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो उड़ान भरी थी, तो उसमें काफ़ी समय लग गया। इसकी वजह से इसरो काफ़ी पीछे चला गया। तो ये पूरा केस था कि मैं आपको समझाता हूँ। तो आखिरकार आज ये आर्टिकल क्यों आया इसको भी समझेंगे। देखो ये जो आपको न्यूज़ में आर्टिकल दिख रहा है ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पूरा बैकग्राउंड पता हो कि हाँ ये 1994 का क्या केस था, जिसको लेकर अभी नंबी नारायण जी अभी भी जस्टिस मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं बैकग्राउंड समझाता हूँ, नहीं तो फिर अगर मैंने ये बता दिया फिर बाद में मैंने केस बताया तो आपस में सब खिचड़ी पक जाएगी और लिंक होगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला केस बताता हूँ, फिर उसके बाद में आप इसको लिंक कर लोगे तो आप सारी चीज़ें आराम से क्लियर कर पाओगे। तो देखो बात यहाँ पर क्या है ना, ये 2 पिक्चर के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बात आती है 1994 की। कब की? 1994 की। 1994 अक्टूबर का महीना है। इसमें होता यह है कि एक महिला जो कि मालदीव की महिला होती है उसको अरेस्ट किया जाता है। उस महिला का नाम है मरियम रशीदा। ये इसको कहाँ से अरेस्ट किया जाता है? थिरुवनंतपुरम से। अब यहीं से सारा गेम बिगड़ जाता है। इससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो हमारा जो इसरो है ना वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था।
हम लोगों ने 1991 में काफ़ी से रॉकेट्स बना लिए थे। हमारे पास में रॉकेट तैयार थे, लेकिन यहाँ पे अगर हमें रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना है ना, तो उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी। कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, वो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी। हुआ क्या, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे थे। कब की बात बता रहा हूँ मैं? पहले 1991 की, इस केस के शुरू होने से पहले की बात बता रहा हूँ, 1991 की। और तब से ही आप लोग देखोगे ना, हम लोग यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर लगातार काम कर रहे थे। फिर ये सोचा गया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को एक देश से परचेज़ कर लें। फिर यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन सा आइडिया था। उस समय यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और हमने एक टारगेट भी रख लिया था। टारगेट ये था कि 1999 तक भारत के पास में एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होगी, और इसके माध्यम से हम अपने रॉकेट्स को अंतरिक्ष में लगातार भेज रहे होंगे। इस प्रकार से हमारा एक टारगेट था, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। ठीक है ना? ऐसा क्यों? तो बीच में, अब यहाँ पे बीच पर आते हैं। हमने क्या किया, 1991 में एक रॉकेट तो हमारे पास तैयार था। हमने क्या चाहिए था? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए थी इस रॉकेट को उड़ाने के लिए। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। देखो, होता यहाँ पर यह है ना कि ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास में आ नहीं पाती है, तो इंडिया ने यहाँ पर रशिया के साथ में डील कर ली थी। रशिया के पास में वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, यूएसए के पास में थी, और फ्रांस के पास में थी। इन 3 देशों के पास में थी। हम लोगों ने यहाँ पर इनसे खरीदने की कोशिश करी। तो पता है अमेरिका जो है ना, वो कितने रुपए में ये टेक्नोलॉजी दे रहा था? अमेरिका हम लोग को वो टेक्नोलॉजी लगभग 900 करोड़ से यूपर में दे रहा था। और फ्रांस, यहाँ पर अगेन फ्रांस भी 600 करोड़ से ज़्यादा में वो टेक्नोलॉजी दे रहा था। अब बचता है यहाँ पर रशिया। अच्छा, ये यूएसए है। यूएसए अमेरिका 900 करोड़ से ऊपर में दे रहा था, फ्रांस 600 करोड़ से ऊपर में ये टेक्नोलॉजी दे रहा था। आता है रशिया। रशिया हम लोग को यहाँ पर लगभग 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ से ज़्यादा में ये टेक्नोलॉजी हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा था। मतलब 250 करोड़ के आसपास ये टेक्नोलॉजी हम लोग को मिल रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रशिया के साथ में बातचीत करी कि देखो हम रशिया से परचेज़ कर ले रहे हैं। अब ये बात यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका को अच्छी नहीं लगती है कि हाँ इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से परचेज़ नहीं करी। तो क्यों परचेज़ करें? 900 करोड़ और 250 करोड़, कितना बड़ा यहाँ पर एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर डर अमेरिका को ये सताया कि इसरो के पास में नहीं, भारत के पास में अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो डेफिनेटली आने वाले समय पर नासा को एक बहुत बड़ा कंपटीशन इसरो दे सकता है। इसके बेसिस पर अमेरिका ने उसी समय पर रशिया को मना कर दिया, रशिया के ऊपर जोर डाला और मना कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देनी है और भारत के हाथ में ये टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। तो डील एक समय पर हो गई थी, रशिया तैयार था ये देने के लिए, लेकिन एंड वक्त पे क्या हुआ, रशिया ने यूएसए के दबाव में मना कर दिया कि हम ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। अब यहाँ पे इंडिया के पास में मतलब एक सपना था कि यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही थी, सब कुछ खुश थे, लेकिन यहाँ पे ये काम हो नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पे होता यह है कि जो हमारी सरकार है उस समय, वो एक और आइडिया लगाती है। आइडिया ये लगाती है, रशिया से कहती है कि आप क्या करो, ये टेक्नोलॉजी हमें मत दो, ठीक है चलो आप जो भी कर रहे हो ठीक है, आपकी साइड से हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप टेक्नोलॉजी मत दो। आप ये करो कि क्रायोजेनिक वाले 4 इंजन हमें दे दो। जो क्रायोजेनिक वाले इंजन है वो 4 इंजन हमें पकड़ा दो, और वो जो 4 इंजन हमारे पास में आएंगे, हमारे पास में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, नम्बी नारायण जी से जैसे साइंटिस्ट हैं, जो कि उस इंजन को खोलेंगे, और खोलने के बाद में क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी को पूरी अच्छी तरीके से सीख लेंगे। वो सब कुछ यहाँ पर वो अच्छी तरीके से जान लेंगे कि कैसे कैसे वो बनाए, तो हम अपनी खुद की बना लेंगे। तो रशिया ने सोचा चलो ये तरीका सही है ना, हम लोग क्या करते हैं 4 इंजन बना कर दे देते हैं। इसको लेकर बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर सोच रहा था यार इन्होंने तो यहाँ पर एक दूसरा रास्ता निकाल लिया, मना करने के बावजूद भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इनके पास में जा रही है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बात देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या टेक्नोलॉजी आई भारत के अंदर, वो सब कुछ डील होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो टेक्नोलॉजी परचेज करते करते ये समय आ चुका था 1994 का, और 1994 में होता यह है कि थिरुवनंतपुरम से एक महिला को अरेस्ट किया जाता है, नाम है मरियम रशीदा। और इस महिला के पास में इस टेक्नोलॉजी के कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं, कुछ स्केचेस मिलते हैं, और ये महिला कहती है कि मैं इसको बेचने जा रही हूँ पाकिस्तान, और ये नम्बी नारायण जी से यहाँ पर मुझे मिले हैं। तो इसकी चक्कर में होता क्या है कि नम्बी नारायण जी के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो भारत की टेक्नोलॉजी है ये बेच रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये महिला ये बात बोल देती है, कुछ ड्राइंग्स दिखा देती है, महिला जैसी अरेस्ट होती है, तो होता यहाँ पर यह है कि तुरंत जो पुलिस ऑफिसर्स है वो पहुँचते हैं नम्बी नारायण जी के घर। नम्बी नारायण जी के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी अक्टूबर में यहाँ पर उस महिला को अरेस्ट किया गया, जैसे यहाँ पर पूछताछ करी गई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, अगले महीने नवंबर के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया।
और नमी नारायण जी को नवंबर 1994 में अरेस्ट करने के बाद में इनको काफ़ी पीटा गया जेल के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से जो इमेज है ना वो ख़राब हो चुकी थी इनकी पूरे कंट्री के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, मानना यही है कि देखो, मान लो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को पछाड़ना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म करना है, उसको तबाह करना है, तो क्या करो, उस प्रोजेक्ट का जो लीडर है ना उसका नाम ही ख़त्म कर दो। क्योंकि उस समय जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का पूरा ये प्रोजेक्ट था ना, इसको लीड ही नमी नारायण जी कर रहे थे, तो इनका नाम ही ख़राब कर दिया गया, जिसकी वजह से भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी आए ही ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि नवंबर 1994 में इनको अरेस्ट किया गया, जनवरी 1995 में, यानी नवंबर दिसंबर 2 महीने जेल में रहे, जनवरी 1995 में इनको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ महीने इन्वेस्टिगेशन चलता है, फिर अप्रैल 1996 में सीबीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में बताया कि नम्बी नारायण जी निर्दोष हैं, इनका यहाँ पर कोई भी इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये एक बात ये खुद भी कह रहे हैं कि भैया जो टेक्नोलॉजी अभी भारत में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी ड्राइंग मैं कैसे किसी को बेच दूंगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि उसके पास में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की जो ड्राइंग्स है वो मिली, अब इंडिया में जो है वो अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, आई नहीं, तो मैं कैसे यहाँ पर ये ड्राइंग्स किसी को बेच दूंगा। ये बात यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अरेस्ट किया था ना इनको, वो बात उन पुलिस ऑफिसर्स ने सुनी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना सुनते हुए ये बात, नवंबर में जब इनको अरेस्ट किया गया था तो वो पुलिस ऑफिसर्स इनको अरेस्ट कर ले गए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। अब जिन पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अरेस्ट किया था, क्योंकि इनका आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब होता क्या है, सीबीआई ने सारी रिपोर्ट सबमिट करी, कोर्ट ने एक्सेप्ट करी, और यहाँ पे आप कह सकते हो इनके ऊपर से सारे इल्ज़ाम को हटा दिया गया। जो भी इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे गलत थे। इनको यहाँ पे अलग से कंपनसेशन दिया गया, 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। हालांकि इनकी मांग थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए, ताकि पता चले सभी लोगों को कि हाँ, मेरे ऊपर ये झूठे इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर केस आगे बढ़ता है। लेकिन अब क्या होता है ना कि ये बोलते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। जस्टिस क्या चाहिए कि वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप उनको पहले अरेस्ट करो, उनको अंदर डालो, क्योंकि उन पुलिस ऑफिसर्स ने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। मैं उनसे यहाँ पर ये बात बोलता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे बिना ही यहाँ पर मुझको अरेस्ट कर लिया। यानी कि जो ये पूरा जासूसी कांड है, इस पूरे कांड के अंदर इन पुलिस ऑफिसर्स का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना था। तो ये कहानी ऐसी आगे बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे 2001 आ गया, 2017 आ गया, 2018 आ गया, ऐसी कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती चली गई। और अभी यहाँ पर 2022 में है, 2022 में भी आपको यही केस देखने को मिलेगा। तो नम्बी नारायण जी ने यहाँ पर इनको अरेस्ट करने के लिए बोला, और उन पुलिस ऑफिसर्स को वैसे अरेस्ट कर लिया है। केरला के पुलिस ऑफिसर से, तो केरला ने यहाँ पर उन पुलिस ऑफिसर्स को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करी है। और हाल ही में क्या होता है कि जो केरला का हाई कोर्ट है ना, वो इन पुलिस ऑफिसर्स को बेल दे देता है, ठीक है ना, इनको रिलीज़ कर देता है, इनको रिलीज़ करने की बात करता है। लेकिन उसी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है। यही मामला है, ठीक है ना। तो न्यूज़ में यहाँ पे यही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बेल दी गई है इन पुलिस ऑफिसर्स को, उसको खारिज करने की बातचीत की है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और यही बात सीबीआई ने भी बोला है। सीबीआई ने भी केरला हाई कोर्ट के इस रिलीफ को, ये जो बेल दी जा रही है उन पुलिस ऑफिसर्स को, एक्यूज पुलिस ऑफिसर्स को, ये बेसिकली सीबीआई ने भी चैलेंज किया, वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ पर इनको अरेस्ट किया था। ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये देख लो, यहाँ पर ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल की कहानी अगर पीछे की ना पता होती तो अभी यहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड केस समझाया है, ठीक है ना। तो 1994 का आपने यहाँ पर ये एस्पिनेज केस को समझ लिया। आगे आते हैं। अब आपका एक और सवाल होगा कि जो वो टेक्नोलॉजी आ रही थी वो नहीं आई क्या? अब देखो, टेक्नोलॉजी तो नहीं आई, हमने खुद यहाँ पर इसको बनाया। मैंने आपको बोला था कि 1982 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था काम करना, लेकिन हो नहीं पाया था। 1991 में रशिया से अग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन रशिया ने टेक्नोलॉजी वापस ले ली। उसके बाद में इंडिया के अंदर पूरा प्रोग्राम जो है वो पिट गया था। वो कैसे हो गया था मामला, मैंने आपको समझाया। नम्बी नारायण जी का जो नाम है वो ख़राब किया गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भारत खुद से यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को बनाने की सोचता है। तो 1994 से खुद से हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करी, और बनाते बनाते साल 2000 तक हमने पहला इंजन टेस्ट कर लिया, लेकिन वो जो टेस्ट है वो फेलियर मार गया, वो फेल हो गया। फिर 2003 के अंदर हमने एक पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया, अभी टेस्टिंग करी है, लॉन्च नहीं किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 2007 में आप देखोगे पहला इंटीग्रेशन विद रॉकेट किया, 2010 में पहली फ्लाइट करी, फिर 2014 में जाकर एक सक्सेसफुल फ्लाइट हो पाती। यानी कि आप इमेजिन करो, जो टेक्नोलॉजी हमें मिलनी थी 1991 में वो हमें मिली है 2014 में,
तो इतना पीछे हमारा इसरो भी चला गया इस केस की वजह से, यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। फिर उसके बाद में आप देखोगे आज के समय पर ये 6 कंट्रीज़ है जिनके पास में ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएसए है, फिर उसके बाद में जापान है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, उसके बाद में इंडिया ने 2014 में खुद से यहाँ पर इसको बना लिया। सवाल ये आता है कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। चलो इसको समझते हैं। देखो जब भी हम लोग रॉकेट बना लेते हैं ना, तो उस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए फ्यूल लगता है। क्या लगता है? ईंधन लगता है। और अगर फ्यूल मैं कहूँ गैस की फॉर्म में है, तो अब गैस की फॉर्म में है तो ढेर सारी वो जगह को घेरेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जब रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा हो रहा होता है ना, तो छोटा छोटा वेट भी है ना, थोड़ा सा वेट भी यहाँ पे मैटर करता है। थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा होगा तो उसको उतनी और पावर चाहिए उस सामान को ऊपर ले जाने में। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी लेकर आएगी जिसका नाम था क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होगा, इन जैसे कि हमारे पास में GSLV Mark 3 है ना, ये बड़े बड़े रॉकेट हैं, इनके अंदर क्रायोजेनिक इंजन देखने को मिलेगा। तो वो जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या करता है, उस इंजन के अंदर जो फ्यूल देखने को मिलेगा ना, वो फ्यूल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा, अब वो कितना ठंडा होता है, मतलब माइनस में उसको रखा जाता है। तो आप कहोगे माइनस में रखेंगे तो वो तो बर्फ़ बन जाएगा। सही बात है, लेकिन वो बर्फ़ बनता नहीं है। तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? हाँ, यही तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी यही है कि उसको, उस फ्यूल को, उस ईंधन को ठंडा करके रखना। क्योंकि आप किसी चीज़ को ठंडा करोगे तो वो क्या होगा, अपना जो एरिया है उसको कम कर देगा, सिकुड़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ठंडा करा जाता है उस फ्यूल को, माइनस डिग्री में रखा जाता है। और माइनस डिग्री में रखने के बाद में आप ये देखो कि उसको बर्फ़ नहीं बनने दिया जाता है। बस यही है प्रोसेस कि उसको बर्फ़ नहीं बनने दिया जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल बात थी। तो इसी को यहाँ पे डेवलप किया गया बाद में, तो इसी को हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो आगे कोई भी, मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तब से ये केस कहीं ना कहीं साल ब साल न्यूज़ में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। मतलब 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तब से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं केस न्यूज़ में रहता है। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हुआ क्या था। ठीक है ना? नव आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हम लोगों ने रखा है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और जो स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछे गए, लोकेशन पूछी गई है, प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया है, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करो। नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च करो, उसके बाद यहाँ पर लिखो, जिससे यहाँ पर डेली बेसिस पर आपका कुछ पोर्शन वहाँ से भी कवर होता है। क्योंकि जैसे काफ़ी सारी मैप सीरीज़ वगैरह आती हैं, तो वो सारे मैप के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है वो सब मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करवा रहा हूँ। रोज़ यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ, आप एक लोकेशन हमेशा मैप में देखो। एक लोकेशन जो आप मैप में देख रहे हो वो रोज़ाना वही लोकेशन है जो कि न्यूज़ में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ से प्रिपरेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना। यानी वीडियो के अंदर एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहा करो ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखो आज के डिस्कशन में ना आर्टिकल्स थोड़े से कम है। आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज नहीं आता, एडिटोरियल का एक पेज खत्म हो जाता है। तो सैटरडे में यहाँ पे कम ही आर्टिकल होते हैं। और आज मतलब कभी कभी तो अच्छे भी होते हैं, आज तो बहुत ही कम है, ना के बराबर आर्टिकल है। लेकिन कोई बात नहीं, जो है डिस्कस कर लेंगे। ऑब्वियसली हमें न्यूज़पेपर तो कवर करना ही है ना, ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आज का अखबार हमने पढ़ लिया है। चलो अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है क्या बात करता है, आफ्टर कंप्लेंट्स सेंटर सेट टू प्रायोरिटाइज वेजेस फॉर MG नरेगा साइट सुपरवाइजर्स। क्या है मामला, समझते हैं। MG नरेगा के इशू के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो एक टॉपिक, इसको भी तैयार करके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो MG नरेगा वाली स्कीम है ना, इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं आपके साथ में एक आंसर राइटिंग करवा चुका हूँ, आपको याद आ रहा होगा, काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं आज भी यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। तो हुआ क्या है, पहले हम लोग आर्टिकल में समझते हैं कि न्यूज़ क्या निकल कर आती है। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इस गारंटी स्कीम का मेजर मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो भी यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनको 100 दिन का काम प्रोवाइड करवाना। अब 100 दिन को यहाँ पे जब उनको काम दिया जाएगा तो उसके बदले में उनको मजदूरी भी मिलेगी, यानी कि उनको वेजेस वगैरह भी दी जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। होता यहाँ पर यह है कि ये जो वर्कर्स है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के समय पर इस स्कीम के अंदर। जैसे उनको टाइम पर पेमेंट ना मिलना, पेमेंट बहुत कम मिलना, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी होना, यानी कि महिलाओं को पेमेंट कम मिलना, पुरुष को पेमेंट ज़्यादा मिलना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अभी के समय पर नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ जैसे कि साइट है जहाँ पर काम वगैरह चल रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
काफ़ी सारे यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, तो उस साइट का एक सुपरवाइज़र भी होता है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख रहा होता है। अब सुपरवाइज़र को भी यहाँ पर पैसा मिलता है। तो बात यहाँ पर ये की जा रही है कि सुपरवाइज़र का भी जो अमाउंट है, जो पैसा उसको, जो उसकी सैलरी मिलती है ना, वो टाइम पर नहीं मिल पा रही है, वो सैलरी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। इसके चक्कर में यहाँ पर ये मामला उठाया गया है और कुछ कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई हैं, और उन कंप्लेंट्स के बाद में हमारी केंद्र सरकार ने फोकस किया है कि ठीक है, अब से हम लोग कुछ जो वेजेस हैं, कुछ जो पैसा है, वो हम लोग सुपरवाइज़र के लिए पहले से प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे, मतलब सुपरवाइज़र के ऊपर भी प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये इस आर्टिकल में बताया गया। एमजी नरेगा स्कीम की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे अनस्किल्ड वर्कर्स आते हैं, जो जिनके पास में कोई स्किल नहीं है। तो ये जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, इनको यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, और लगभग बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अगर काम कर लिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर इनकी जो पेमेंट है वो प्रॉपरली पहुँच जानी चाहिए। और अगर यहाँ पे 15 दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं दी जाती है, इनकी मजदूरी नहीं दी जाती है, इसमें कोई देरी हो जाती है, तो हमारी केंद्र सरकार को कंपनसेशन भी देना होगा, इनको कंपनसेट करना होगा, कुछ अलग से अमाउंट प्रोवाइड करवाना होगा। जिससे होगा क्या, जब कंपनसेशन की बात आएगी तो टाइमली पैसा जाएगा और टाइमली इनको यहाँ पर ये मजदूरी मिलेगी, ये बात होती है। लेकिन ये चीज़ सुपरवाइज़र के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सुपरवाइज़र क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड नहीं है, ये काम जो है ना, जो ये 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट जाएगी, और अगर पेमेंट 15 दिन में नहीं गई तो फिर अलग से कंपनसेशन दिया जाएगा, तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। बाकी जो सुपरवाइज़र है जो कि इस पूरे पर्टिकुलर साइट को देख रहा है, वो है सेमी स्किल्ड वर्कर, उसके पास में थोड़ी सी स्किल्स हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना, उसके लिए ये चीज़ें नहीं है, उसके लिए ये सारे प्रोविजंस नहीं है कि 15 दिन में पेमेंट मिलनी चाहिए और नहीं मिली तो यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसके लिए नहीं है। तो पता है क्या हो रहा है, उसके लिए नहीं है। तो उसने ये किया कि अपने आप को, जो सुपरवाइजर्स हैं आज के समय पर, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अनस्किल्ड वर्कर्स के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कि हम एक अनस्किल्ड वर्कर हैं, इस प्रकार से उनकी लिस्टिंग की जा रही है ताकि वेजेस जो हैं, जो मजदूरी है, उनको टाइम पर मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद में केंद्र सरकार ने बोला है ठीक है, हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे लोग हैं, खासकर सुपरवाइज़र हैं, उनका ध्यान रखा जाए, उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए, उनकी भी यहाँ पर सैलरीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है ना। तो अब सुपरवाइज़र को भी यहाँ पर पहले जो भी अमाउंट है वो वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसमें कोई डिले यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं क्या है इस पर्टिकुलर इशू में। अब थोड़ा सा हम लोग एमजी नरेगा के बारे में, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या दिक्कत है मैंने बता दिया, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं, जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, यानी 18+ हैं, किसी भी घर के हो, गाँव के हों, कैसे भी हो, जो खासकर हमारे गांव वाले एरिया के हैं ना, जो हर एक एडल्ट मेंबर है वो यहाँ पे एलिजिबल है। ध्यान रखना कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, हर एक एडल्ट मेंबर एलिजिबल होते हैं। जो भी एडल्ट मेंबर है वो यहाँ पर इसके अंदर एक जॉब ले सकता है। पहली बात, एक एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में यहाँ पर उसको जॉब मिल सकती है। 100 दिन का काम उसको मिलता है, और 100 दिन बेसिकली एक मिनिमम है, मिनिमम डेज़ है, मैक्सिमम इसको बढ़ाया जा सकता है। वैसे 100 दिन का यहाँ पर मिनिमम काम दिया जाता है इनको। और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यहाँ पर आप देखोगे जो अर्बन पॉपुलेशन है और रूरल पॉपुलेशन है, इन दोनों को कवर किया गया है। लेकिन मतलब एक समझ लो कोई पूरा का पूरा शहर है, 100% अर्बन पॉपुलेशन है, तो उसको छोड़कर जहाँ पर बेसिकली गांव वाले भी रह रहे हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश है इस एमजी नरेगा के अंदर। और महिलाएं पुरुष यहाँ पे दोनों को ही एक कवरेज मिल जाता है। बाकी इस स्कीम के अंदर कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। दिक्कतें मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बताया कि जो मजदूरी है वो यहाँ पर बहुत देरी से मिलती है। दूसरा, यहाँ पे मजदूरी काफ़ी कम मिल रही है, यानी कि रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि ये सारी बातें इतनी डिटेल से मैंने क्यों बताई, क्योंकि यूपीएससी ने साल 2011 में आप देखोगे एक सवाल पूछा था, किस चीज़ को लेकर, इसी एमजी नरेगा एक्ट को लेकर। क्वेश्चन क्या था, अमंग द फॉलोइंग हु आर द एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों लोगों में से कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एलिजिबल हो पाते हैं, यानी कि इसके अंदर, इसके तहत यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, काम कर पाएंगे इस स्कीम के अंदर में। तो कौन लोग होते हैं वो? ऑप्शन ए, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। ऑप्शन नंबर बी, एडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर सी, एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज़, या फिर एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एडल्ट मेंबर है, किसी भी हाउस होल्ड का है, किसी भी घर का है, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं है किसी शेड्यूल ट्राइब के लिए ही है या किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग के लिए यहाँ पर ये एमजी नरेगा देखने को मिलती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, तो आंसर नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाता है।
क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं। नाउ थोड़ा सा थंबनेल वाले आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं। तो आज बेसिकली 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर वाला ही दिन था, ये समय था 1984 का। 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको याद हो रहा होगा, है ना। तो ये भोपाल गैस को लेकर पूरी की पूरी दुर्घटना बहुत बुरी घटी थी भोपाल के अंदर में, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा गैस ट्रेजेडी माना जाता है। तो 3 दिसंबर है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान सकते हो। जैसे कि क्या क्या बातें यहाँ पे याद रखनी है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। बात यहाँ पर यह है कि देखो 3 दिसंबर 1984 की ये रात थी। उस रात यहाँ पर क्या होता है कि भोपाल के अंदर एक गैस लीक होती है, और वो जो गैस है वो बेसिकली एक प्लांट से रिलीज़ होती है। उस प्लांट का नाम था यूनियन कार्बाइड प्लांट। वो प्लांट क्या करता था, वो कीटनाशक को बनाता था। जैसे हम लोग जो केमिकल्स होते हैं ना, उसका यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं चीज़ को यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती थी यूनियन कार्बाइड कंपनी। हुआ क्या, ये काफ़ी समय से काम कर रही थी। 3 दिसंबर 1984 की रात को होता यह है कि इस कंपनी से एक गैस लीक होने लगती है, और उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसियानेट। ये ध्यान रखना, MIC के नाम से हम इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसियानेट। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CH3NCO। तो जो मिथाइल आइसोसियानेट गैस है ना, ये लीक होती है और इसकी वजह से ढेर सारे लोगों की जान चली जाती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एस्टिमेशन ये था कि लगभग 40 टन के आसपास जो गैस है और दूसरे केमिकल्स हैं वो इस फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं, और सब आसपास यहाँ पर वो सारे के सारे केमिकल फैल जाते हैं। फैलने के बाद में यहाँ पे वो सब गैस है आसपास जब फैल जाती है तो लोगों को यहाँ पर मार देती है। जो मिथाइल आइसोसियानेट है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक, एक तो होता है टॉक्सिक और एक होता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो आप कहोगे ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है, बहुत हद से ज़्यादा जहरीली गैस है। अगर यहाँ पर इसको हवा में छोड़ दिया जाए और व्यक्ति यहाँ पर एकदम से इस गैस को सूंघ ले, तो मतलब मिनट के अंदर अंदर, 60 सेकंड के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इतनी खतरनाक ये गैस है, और गैस जब इतने बड़े लेवल पर रिलीज़ हुई है तो आप समझ सकते हो कि क्या ही डिज़ास्टर वहाँ पे हुआ होगा। इस नंबर से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक दुनिया भर में एक सबसे वर्स्ट केमिकल डिज़ास्टर माना जाता है। ऐसा केमिकल डिज़ास्टर हुआ ही नहीं दुनिया भर में जैसा यहाँ पर देखने को मिला था। फिर उसके बाद में आप देखोगे अभी तक, मतलब अभी तक इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी को फेस किया, जो कि आज के समय पर डिसेबल हो चुके हैं, अपने शरीर से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, और कई सारे लोग उसी समय पर मर गए थे। हुआ ये था कि ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर आप देखोगे एक पाइपलाइन जा रही थी, और वो वाटर की पाइपलाइन थी, और वाटर की पाइपलाइन के नीचे यहाँ पर गैस का टैंक रखा हुआ था। अब हुआ क्या, पाइपलाइन लीक हो गई, और लीक होने के बाद यहाँ पर होता यह है कि उसमें से जो पानी है वो गिर रहा होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल नोट डाउन करनी है कि वो जो मिथाइल आइसोसियानेट है ना, ये अगर पानी के साथ में मिल जाता है तो पानी के साथ में मिलकर एक विस्फोटक काम करता है, बहुत खतरनाक जहरीली तरीके से काम करता है। वही काम ये हुआ था, पानी के साथ मिल गई थी आइसोसियानेट। तो आपसे सवाल पूछा जाए, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो आइसोसियानेट है वो किसके साथ में मिल गया था, वो पानी के साथ में मिल गया था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, जैसा हमने ही समझा। तो 3 दिसंबर को ये हुआ था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करूँ, ये जो आप थंबनेल देख रहे हो ना, इस थंबनेल को मैंने पिछले साल बनाया हुआ था, पिछले साल 3 दिसंबर को। मतलब ऐसा लग रहा था जब मैं इस थंबनेल को सुबह देखा, और 3 दिसंबर थी ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा यार एक थंबनेल मैंने बना रखा है, पिछले साल बनाया हुआ था। कुछ ऐसे थंबनेल्स जो कि मैंने पिछले साल बना रखे हैं और वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब सब लैपटॉप में ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मुझे लगा यार कि मतलब कितनी जल्दी जल्दी टाइम निकल गया एकदम से, मतलब 3 दिसंबर से 3 दिसंबर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिछला साल जो 3 दिसंबर थी ना, पिछले साल की, वो कल ही निकली है। इतनी तेज़ी से यहाँ पर टाइम पास हो गया यार। यही है कि खाली अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, टाइम निकल जाएगा। और मतलब आप अपने आप को ऐसा कर लो, क्योंकि जो मैंने एक चीज़ सीखी है ना वो ये है, मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा वो, कि अपने आप को ऐसा कर लो कि जिस काम को आप कर रहे हो ना उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाओ, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ पता ही ना चले कि टाइम कैसे बीत रहा है, और आपको मज़ा भी आ रहा है वो काम करने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप खाली बैठो। बहुत से लोग होते हैं कि खाली बैठे हैं, खाली बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपके पास में इतना टाइम है कि आप खाली बैठ के टाइम पास कर रहे हो, है ना, कि टाइम पास नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर टाइम पास किया जा रहा है बैठकर, मतलब खाली बैठे हैं आराम से, ऐसा भी होता है। लेकिन इतना बिजी कर लो अपने आप को, जिस काम में आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हो, इतना उसको अंदर इन्वॉल्व कर दो, अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दो, इतना 100% करने की कोशिश करो, रोज़ाना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो कि
आप यहाँ पे आपको कोई टाइम ही ना मिले बाकी काम करने का, कुछ और चीज़ सोचने का टाइम ना मिले, बस उस चीज़ के ऊपर फोकस रखो। और फैमिली साथ में है ही, थोड़ा टाइम ऑब्वियस सी बात है फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे यहाँ पे मेरा पूरा टाइम निकल गया है, बीच में थोड़े थोड़े इश्यूज़ होते रहे, लेकिन यहाँ पर वो जो इश्यूज़ हैं, चलो वो इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं ऑब्वियसली। कभी वीडियो लेट हो जाना, कभी वीडियो प्रोसेसिंग हो जाना, वीडियो में टाइम लग जाना, वो मतलब रोज़ाना की कहानी हो गई, तो उसकी हैबिट हो गई है ना। चलो फिर आगे आता है। नाउ चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। हमारे पास में काम का एक ही एडिटोरियल है, ये वाला। अब इसमें क्या बातचीत की जा रही है इसको समझेंगे। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इंटरेस्टिंग वे क्या होता है वो आपको पता है कि तरीका समझाने का मेरा क्या है। तो यहाँ पे ना इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में मेंशन किया जा रहा है कि कैसे हम लोग जो भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया के साथ में, इसकी कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर तरीके से हुई हुई है। यानी चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से आपने देखा होगा, एक कॉरिडोर है, उसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बोलते हैं। उसके माध्यम से पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टेड है। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो इंडिया का जो ईस्टर्न सेक्शन है उसको हम इंडो पैसिफिक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है इसको राजीव भाटिया साहब ने लिखा है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता होगा, पहले तो एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? परसों मैंने आपको हीट वेव्स के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि 2030 तक हीट वेव को लेकर हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। परसों ये रिपोर्ट हमने द हिंदू के अंदर डिस्कस की थी, याद आ रहा होगा। उसके बेसिस पर ये सवाल है, यानी कि जो ज़्यादातर सवाल है वो करंट अफेयर बेस्ड हैं, तो इसको अटेम्प्ट करते रहा करो। सवाल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट वेव्स? आप हीट वेव से क्या समझते हो, गर्मी की लहरों से यहाँ पर क्या समझते हो? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑफ एनवायरमेंट। इस हीट वेव का जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर वो क्या पड़ता है, इसको आपको बताना है। हीट वेव की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक डेफिनेशन दी है, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो एक अच्छा सा आंसर लिखो 250 शब्दों में, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा। लगभग यहाँ पे 40,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और ये करना कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा आपको भी और सामने वाले को भी। कैसे? तो आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने नोट्स में ऐड करने के लिए, जो कि आपके मतलब आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, है ना। थिंकिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा एक्सपैंड होगी। फिर दूसरा, यहाँ पर अगर सामने वाले के पेपर में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है ना। चलो आते हैं आर्टिकल के ऊपर। ये एडिटोरियल बात करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। यहाँ पर हमारे राइटर बोलते हैं कि अगर हम लोग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को देखें और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है, इसको भी अगर हम अच्छे से सुन लें और उसको भी यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर लेकर आ जाएं, तो एक अलग ही लेवल पर भारत की जो पावर्स है वो डेवलप होती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ मैप दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आएंगी जो लोग नए हैं, नई प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जिनको पता है लोकेशंस, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे हमारे राइटर मेंशन करते हैं कि देखो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है ना, उसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट देखने को मिलता है हमारे कंट्री के प्रति। नाउ ये आपको देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर यह है इंडियन ओशन और यह है पैसिफिक ओशन। इन दोनों को ही हम लोग जब मिला देते हैं तो ये कहलाता है इंडो पैसिफिक ओशन। यहीं पर इंडिया है, यहीं पर आपको ये सारी की सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। यहीं पर आपको ये आप देख पाओगे जो आसियान कंट्रीज़ हैं ये देखने को मिलती हैं, है ना। ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो कौन सा रीजन कहलाता है? वो ये वाला रीजन कहलाता है ना। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा है? वो ये रीजन है, ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन कहलाता है। इसको यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है 7 सिस्टर। तो आप कहोगे 7 सिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 राज्य दिखा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। हाँ, तो 7 सिस्टर और 1 ब्रदर की साइड से यहाँ पर इस प्रकार से इसको मेंशन किया जाता है, 7 सिस्टर 1 ब्रदर। अब है क्या, समझते हैं। ये 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर हैं। और 1 ब्रदर यहाँ पर सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स हैं। ठीक है ना। और आप देखोगे इन सारे राज्यों की जो कनेक्टिविटी है भारत के साथ में, वो इतनी प्रॉपरली है नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो कनेक्टिविटी है ना, ये बहुत पतले रास्ते से होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो सपोज़ यहाँ पर ये हमारे
नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स हो गए, और इनकी कनेक्टिविटी इंडिया के साथ में इतने छोटे कॉरिडोर से हुई हुई है। इसी कॉरिडोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉरिडोर को चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख पाओगे पतले से कॉरिडोर से ये लिंक हुआ है। तो बात ये की जाती है कि हमें इस एरिया को मजबूत करना होगा, इस एरिया को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सुनना होगा, इसको देखना होगा। इस एरिया की कनेक्टिविटी भी हम लोग को यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत करेगी, और खासकर जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये हमें इन सभी देशों से लिंक करेगा। भारत की पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, क्योंकि इंडिया का जब आप ऑलरेडी कनेक्शन देखोगे इन ईस्टर्न साइड में, तो ऐसा कोई कनेक्शन तो है नहीं। इधर आ गया बे ऑफ बंगाल, इधर आ गया समुद्र पूरा, तो इन कंट्रीज से कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो इन कंट्रीज़ के साथ में हमारी कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी, वो हो पाएगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माध्यम से। जो हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले ये जो राज्य हैं ना, इनसे हम लोग कनेक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे आज के समय पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ से हाईवे वगैरह निकलता है, तो यही एरिया है जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्ट हो पाएंगे। और इस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्ट होने के बाद में इनके साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के बाद में हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लीड कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो चाइना का अग्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, उससे हम लोग लड़ पाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कितना बड़ा रोल है। क्लियर हुई बात। तो मेंशन करते राइटर कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये बेसिकली यहाँ पर लैंड ऑफ सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर आपने देख लिया, और एक यहाँ पर मैंने आपको ब्रदर के बारे में बताया जिसको सिक्किम के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको आर्टिकल में दिख रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच कंप्राइजेज सेवन सिस्टर्स और वन ब्रदर सिक्किम, ठीक है ना। अब आते हैं आगे की कहानी के ऊपर। तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं ये ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड मतलब यहाँ के मतलब खूबसूरती एक अल्टीमेट लेवल पर है। बहुत ब्यूटीफुल एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, और जोग्राफिकली भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। बहुत सारे इंडिया के जो प्लांट्स की ऐसी प्रजातियाँ जो कि कहीं नहीं पाई जाती, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। बहुत सारी जानवरों की ऐसी प्रजातियाँ जो कहीं नहीं पाई जाती, वो वहाँ पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये इलाका, ये एरिया बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो छठा शेड्यूल है ना, वो यहाँ पे बात करता है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और वो राज्य कौन कौन से हैं, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे हम लोग आप कह सकते हो जो भी ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर जो सारी बातें हैं वो हमारे संविधान में छठे शेड्यूल से डील होती हैं। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज के समय पर घर है किन लोगों का, भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 3.8% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया में रहती है। हमारी नेशनल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा एरिया 8% इंडिया का जोग्राफिकल एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से, जो कि एक पतली सी पट्टी है, स्ट्रिप है, जिसको मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, है ना। इसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉरिडोर है ये हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेट करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और क्योंकि यहाँ पर भारत जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माध्यम से सारी की सारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कनेक्ट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि इस पूरे एरिया का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो पहली चीज़ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखोगे ना तो ये एक गेटवे है, एक रास्ता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर ये हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, नीचे थाईलैंड, इंडोनेशिया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, या फिर इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब कंट्रीज़ के साथ में हम अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया की इसको लेकर एक पॉलिसी है जिसको हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद है कि हम लोग क्या करें, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके साथ में रिलेशंस को डेवलप करें, ठीक है ना। तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात कल्चरल इंपॉर्टेंस की। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको कल्चर्स देखने को मिलते हैं। 200 से ज़्यादा अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पर। फेस्टिवल्स की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अभी न्यूज़ में भी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, पांग, लापसोल, ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग ट्राइब्स कम्युनिटी के। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये एक डाउरी फ्री जोन है। यहाँ पर आप देखोगे ना दहेज प्रथा वगैरह कुछ भी नहीं चलती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और अपने आप में ही जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे रिचर एरिया है। जोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरती यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल पर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कनेक्टिविटी, और प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट भी आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा नहीं।
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो भी कल्चर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। डांसेस की बात करें, बिहू जैसा डांस हो गया, उसके बाद में आप देखोगे तो इस प्रकार से ढेर सारे फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ पे वो सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब इस एरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मतलब इस रीजन, ये जो रीजन है किस लिए जाना जाता है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और खासकर टीओटी के लिए, यानी टी ऑयल टिम्बर। यहाँ पर बहुत सारी चाय पत्ती का उत्पादन होता है, उसके साथ ऑयल का, और साथ ही साथ में लकड़ियाँ, टिम्बर, टी ऑयल टिम्बर, इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया, ये कहीं ना कहीं एक पावर हाउस है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके पास में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ढेर सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकता है। इतनी बड़ी पावर है, लेकिन इन चीज़ों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। अभी हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया था, अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगेन ये जो एरिया है, देखो मैंने आपको बताया कि इस एरिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की जो है जो हमारी प्लांट्स, जो पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। उसके बाद में हुआ यह है कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। आज के समय पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है कि ये पूरे भारत के हिस्से से अलग हो जाता है, क्योंकि बीच में एक छोटी सी पट्टी से कनेक्टेड है, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये पूरी तरह से आइसोलेट है, ऐसा आप कह सकते हो। जो फिजिकल लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिसएडवांटेज में डाल देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। रीजन वाइज बात करें तो यहाँ पर एक और सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है फ्लड्स का, बाढ़ आना है ना, लैंडस्लाइड होना, ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर, दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नहीं, जैसे कि रोडवेज हो गई, वाटरवेज हो गए, इस प्रॉपर्ली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़, इनकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलती है। और यही सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मानव के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। और जब मानव विकसित होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इस काबिल बनेगा कि उस एरिया की पर्टिकुलर इकोनॉमी को डेवलप कर सके। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थोड़े से पीछे रह गए हैं आज के समय पर। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है। उसके अलावा आप देखोगे जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, धीरे धीरे लग रही हैं, वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से बढ़ रही हैं, है ना। बाकी एरियाज़ देखोगे या दुनिया भर की कंट्रीज़ देखोगे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, आसपास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे ओवरऑल वहाँ पर इकोनॉमी जनरेट होगी। लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमी गति से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। उसके बाद में आप देखोगे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर में। आप देखोगे कि इनके बीच में आपस में बॉर्डर को लेकर बहुत विवाद है। जैसे असम मेघालय बॉर्डर इशू अभी रिसेंटली चला ही है, आपको पता होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। ऐसे आपस में बहुत सारे विवाद हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स हैं, ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा मेरा है, या फिर कभी कभी अलग से देश की मांग होने लगती है। जैसे नागालैंड की अगर हम लोग बात करें, ये लोग मांग करते हैं कि इंडिया से नागालैंड को अलग कर दिया जाए, नागालैंड बना दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ढेर सारे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारे विवाद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल डिस्प्यूट भी हैं, जैसे असम मिजोरम हो गया, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, इनके बॉर्डर के बीच में काफ़ी सारे विवाद हैं, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर प्रॉपरली डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इंसर्जेंसी वगैरह और पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। और आप कह सकते हो कि काफ़ी बार जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स है वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें यह एरिया अलग करना है, इंडिया से अलग करना है। टेररिज्म वगैरह भी आपको यहाँ पर इन एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, स्मगलिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सारे इशूज़ हैं, वेपन्स की स्मगलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं, जो कि अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफ़ी पीछे ढकेल रहे हैं। नाउ अब बात यहाँ पर की जा रही है, देखो ढेर सारे अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप करने के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की बात करें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया। ये कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप नाम ध्यान रख सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, भारत को मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसको यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में कनेक्ट करने में काम करते हैं, और उस एरिया को यहाँ पे इंडिया के साथ में कनेक्ट करने का काम करते हैं।
टूरिज़्म की बात करें तो स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ पर टूरिज़्म सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। इस टूरिज़्म स्कीम के तहत ये जो एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में ही आपको ज़्यादातर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं। तो टूरिज़्म पोटेंशियल भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, जो कि आज के टाइम पर हम लोग उस पोटेंशियल को देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे उस टूरिज़्म के माध्यम से ढेर सारा रेवेन्यू उस पर्टिकुलर एरिया में जनरेट किया जा सकता है। टूरिज़्म साइट की अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद में देब्रू साइखोवा हो गया असम के अंदर, नमदपा हो गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिज़्म साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर बात आती है कि देखो कनेक्टिविटी को तो बढ़ाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक यहाँ पर काम नहीं होने वाला। तो एट द लास्ट यहाँ पर क्या है कि हमें सपोर्ट करना होगा सारी रोड्स को, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, ताकि हम लोग एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कर सकें और साथ ही साथ में यहाँ पर लोगों को, खासकर उस पर्टिकुलर एरिया का यहाँ पर एक डेवलपमेंट हो सके। तो डेवलपमेंट एक प्रायोरिटी का काम करेगा। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसके माध्यम से आप कह सकते हो हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, जिसके बेसिस पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलो, ये वैसे मैंने अलग से कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऐड करवाए हैं, इसके अंदर ही अलग से कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल है, ये काम का है नहीं यार, देखो मैं बता देता हूँ। फिर भी हुआ क्या है कि देखो G20 की मीटिंग अब यहाँ पर इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी संभाल चुका है। तो बहुत सारे लोग, लीडर्स जो है वो आने वाले समय पर इंडिया में आते रहेंगे, अलग अलग लोकेशंस में घूमेंगे। लगभग 55 लोकेशंस के अंदर यहाँ पर घूमने वाले हैं। तो वहाँ पे उन सभी लोगों के लिए टूरिस्ट गाइड को रखा जाएगा, है ना। ऐसे लोग होंगे जो कि उन सभी व्यक्तियों को गाइड करेंगे, ताकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और इंडिया के बारे में ढेर सारी बातों को वो जानकर जाएँ यहाँ से। तो वो बात यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है ना। तो ये था आज के ओवरऑल डिस्कशन में, छोटा सा डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट सा था, कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं। तो सवाल था 2018 का UPSC PYQ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको पेयर्स दिए गए हैं, 3 पेयर्स, बताना है कि कौन सा पेयर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो अगेन ये वाला पेयर ही बिल्कुल सही है। बाकी क्रिस्पर Cas9 ये बेसिकली यहाँ पर फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री की बात की जाती है, तो ये वाला गलत है। ऊपर यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है ये अगेन यहाँ पर एक पार्टिकल के रिसर्च के बारे में बात करता है। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक नहीं करता। तो पहला वाला और तीसरा वाला दोनों गलत हैं और दूसरा वाला सही है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली यहाँ पर ये हमारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, यानी कि जो आंसर नंबर 2 है ना वो बिल्कुल सही होगा, बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।